बाबा साहब ने इतने मेहनत के साथ, इतने बड़े अपनी टीम के साथ एक संविधान को उन्होंने बनाया, और फिलहाल मौजूदा सरकार उस संविधान को ही बदलने पर आमादा है। तो ऐसी हालत में अभी ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये निश्चित रूप से निर्णायक चुनाव है। तो ये 14 तारीख को बाबा साहब का की जयंती है, और 17 तारीख को रामनवमी पड़ रही है, क्योंकि ये मनुस्मृति का एक तरीके से ये मानक आदर्श दिन है। और 19 तारीख से हमारा इस चुनाव का पहला मतदान होगा। तो ये तीनों तिथियां जो सामने पड़ रही है समानांतर लगातार, 14, 17 और 19, इसको आप मात्र सहयोग मानते हैं या इसका कोई लंबा संदेश आप देखते हैं? ये तो बात है कि 14 तारीख हर साल बाबा साहब की जयंती होती है। अब ये साल चुनाव है, इसलिए चुनाव के समय आ गई। लेकिन एक बात सही है, देश में बाकी महापुरुषों की जयंतियां होती है या नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा साहब की जयंती हर साल, वो अब महाराष्ट्र छोड़िए, इंडिया छोड़िए, अब इंडिया की बाउंड्रियां क्रॉस करके, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन छोटे मोटे विदेशों में भी बाबा साहब की जयंतियां पहुंचने लगी। तो इसका एक अनुमान स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो दिन ब दिन बढ़ती है। उसका कारण ये है कि अंबेडकर जितना समय लगता है उतने वो निखर कर सामने आ रहे हैं, उतना वो लोगों के समझ में आने लगे हैं। ये लोगों की डेफिशिएंसी रही है, ना कि अंबेडकर की डेफिशिएंसी। और इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि भारत देश ने अंबेडकर को ना समझकर अपना नुकसान बड़े पैमाने पे किया है, और जितना वो अंबेडकर को समझने के लिए और देरी करेंगे उतना अंबेडकर का कोई नुकसान नहीं होगा, अंबेडकर के मानने वाले लोगों का भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश का बड़े पैमाने पे नुकसान होगा। क्योंकि अंबेडकर आपको सिर्फ दलित उद्धार की दिशा निर्देश नहीं करते, वो फॉरेन पॉलिसी से लेकर आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बारे में रिलेवेंट लेवल का, रिलेवेंट और एक डायनामिक लेवल का जो अंबेडकर के पास हर तरह का एक जवाब होता है, वो बाकी महापुरुषों में नजर नहीं आता। और इसलिए गांधी की जयंती कितने लोग मनाते हैं, तिलक की जयंती कितने लोग मनाते हैं, ये बड़े सवाल है। मैं उनकी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन अंबेडकर की डे बाय डे एक मान्यता जो है वो बढ़ती जा रही है। रही बात, उन्होंने जो बड़ी मेहनत से 2 साल 11 महीने 17 दिन अपनी जो तबीयत की परवाह किए बगैर भारत का एक अनूठा संविधान बनाने के लिए जो योगदान किया, उसी के लिए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की पदवी दे दी। तो कई सारे मान सम्मान तो उनको मिले। संविधान के बारे में एक लाइन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में एक कार्नेल नाम की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में क्लिंटन रोसिटर नाम का प्रोफेसर है। वो अभी तो नहीं रहे, 1 साल पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन वो जिंदगी भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे। और उन्होंने एक जगह लिखा कि कई देशों में प्रजातंत्र सफल होता है, उसके लिए कुछ जरूरतमंद चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां प्रजातंत्र को आवश्यक चीजें नहीं रहती है, वो है ही नहीं, फिर भी वहां संविधान लागू होता है, भारत प्रजातांत्रिक होता है। इसका अगर क्रेडिट किसी को है तो वो भारतीय संविधान को जाता है। इस तरह से टिप्पणी से आप समझ जाओ कि भारतीय संविधान भारत देश को बनाने के लिए जितनी आजादी की जंग इम्पोर्टेंट है, उतनी संविधान कर्ताओं की बनाने में जो भूमिका रही वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी स्वातंत्र्य संघर्ष के सेनानी हो सकते हैं, लेकिन स्वातंत्र्य के बाद नया भारत कैसा बनना चाहिए, इसकी अगर तस्वीर इस देश को अगर किसी ने दी है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। रहा सवाल इस संविधान में बदलाव करने का, तो संविधान किसी भी देश का परमानेंट नहीं होता, उसमें
बदलाव समय के अनुरूप किया जाता है, ये संवैधानिक ढांचा के अंदर ही होता है। ये मैकेनिज्म, इसको कहते हैं इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब संविधान अंतर्गत एक मैकेनिज्म होता है कि समय के अनुरूप कुछ चीजों का बदलाव जरूर करे। और इसीलिए कहता है कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू ग्रो विद द ग्रोइंग नेशन। जैसा देश आगे बढ़ता है वैसा संविधान आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में क्लियर डिफाइन कर दिया कि संविधान में आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन संविधान का जो एक बुनियादी ढांचा है, जैसे सेक्युलरिज्म है, जैसे प्रजातंत्र है, जैसे नागरिकों के मूलभूत अधिकार है, जैसे जुडिशरी के अधिकार है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है भारतीय संविधान के, इसको कोई भी सरकार नहीं बदल पाएगी। और बदलेगी तो उसको जुडिशरी रद्द कर सकती है, क्योंकि अपने संविधान के अंतर्गत ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना विधायिका सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है। और इसलिए कई बार जो राजनीतिक लोग हैं ये कहते हैं ना कि हम लोगों से इलेक्टेड हुए लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। जो पार्लियामेंट करेगी, हर पार्लियामेंट के एक्शन को चुनौती दी जा सकती है, हाईकोर्ट में दी जा सकती है, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। और इसीलिए अपनी संविधानिक का एक विशेष अंग है, और वो है भारतीय संविधान सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर खड़ा है। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है अगर सरकार गलती करेगी तो न्यायपालिका सुधारेगी, न्यायपालिका गलती करेगी तो सरकार सुधारेगी। इस तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम होने के कारण आज के माहौल में कोई कुछ भी कहे, अनंत हेगड़े जैसे बीजेपी वाले कुछ भी कहे कि हम संविधान बदल कर छोड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा मिल के फैसले में साफ कहा है कि आप संविधान को बदल कर सकते हैं, संविधान को रिप्लेस नहीं कर सकते, संविधान को हटाकर नया संविधान नहीं ला सकते। ये क्लियर कट डिफाइंड रोल है। और इसलिए मोदी सरकार के कुछ बंदे या बीजेपी आरएसएस के कुछ बंदे या कुछ फैसिज्म को मानने वाली ताकतें कितना भी चिल्ला दे, भारतीय संविधान बदलने की इनकी बस की बात नहीं होगी। ये चुनावी मुद्दा बन सकता है, वो है भी, बनना भी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में जिस तरह मेयर के चुनाव में बीजेपी ने जो प्रयोग किए या अन्य जगहों पे बीजेपी प्रयोग कर रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में जरूर है, संविधान खतरे में जरूर है। और इसलिए ये चुनाव भी एक निर्णायक है। ये मानते हुए भी भारतीय संविधान किसी भी मजबूत नेता पार्टियों को तानाशाह बनने की इजाजत नहीं देता। ये संविधान का एक मूल अर्थ है जिसको समझने की सबको जरूरत है।